Hello dear students, welcome to the class today. Children, today I have chosen this mode of interaction, mode of making the plan, because certain things were there in your topic which we discuss from the book itself. This is the topic. Actually, we are moving towards the end of this book, this chapter. I'm sorry, we are moving to the end of this chapter, agriculture. Lot of points that we have discussed. It is important. Each and everything has to be done in detail, that is for sure. But then some points were there which I wanted you to mark in the book itself. अब इसमें the point that is there is, एक तो हो गया कि the government has been taking so many steps for the farmers, and when farmers are facing lot of problems in the agriculture, okay, the land under agriculture, that is decreasing day by day. As you know, we are moving towards a time when the land is needed more for the rising population and their accommodation and their settlements. उसमें एग्रीकल्चर खेतों को भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, where agricultural lands are used for residential purpose. Got it? Alternative employment opportunities farmers के लिए हमको सोचना पड़ेगा. It is a high time. We need to take care of the farmers. This is what is there. ये हमने पढ़ा. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? What all steps can be taken by government, and how can the problems of the farmers be solved? Farmers की problems को हम कैसे solve कर सकते हैं? This we need to understand. Okay. Now please understand. एक चीज़ है कि फार्मर्स, अक्सर न्यूज़ आती है. दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट द न्यूज़ कम्स इन द पेपर्स मोस्ट ऑफन दैट द फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड. नहीं होना चाहिए ना. ऐसा क्या है कि फार्मर्स आर बाउंड टू कमिट सुसाइड? वी नीड टू एसेस दिस पॉइंट. इस टॉपिक का, इस पॉइंट का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है. एक कारण यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. देयर इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज़ तो है नहीं. इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना. ठीक है. जब कॉलोनाइजेशन, इमेजिन व्हेन द ब्रिटिशर्स वेर देयर, उस समय भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था. 19th सेंचुरी में स्पेशली यूरोपियन ट्रेडर्स दे केम टू इंडिया. उस समय भी इंडियन स्पाइसेस वेर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हर कंट्री तक मसाले हमारे जाते थे, आवर स्पाइसेस. तो वो ग्लोबलाइजेशन ही तो था. हम कितने पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ अ पीरियड क्वाइट लॉन्ग बैक. लेकिन that is how the system has changed, and that is how the things have been working. Indian spices different countries में जा रहे थे. Britishers were making lot of money out of that. काफ़ी पैसा कमाया है ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से. and especially the farmers of South India, उनको बार बार कहा जाता था कि of course South India में the people who are dealing in the spices, some of the very rich people are there. काफ़ी पैसा है उनके पास. Spices, Indian spices especially is in great demand in the international market. बाहर के मार्केट में बड़ी रिक्वायरमेंट है. and they were साउथ के, बिकॉज साउथ में, साउथ इज़ द एरिया जहाँ पे कि ये खेती होती है. स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. आज तक क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट है. इंडिया से बाहर जो सामान जा रहा है उसमें द टॉप के जो 5 गुड्स दैट वी आर एक्सपोर्टिंग, स्पाइसेस इज वन ऑफ देम. मसाले. हाँ जी. ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ कि
कॉटन की खेती ब्रिटिशर्स हैव ओपन मेनी इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, एंड कॉटन बहुत चाहिए था उनको. तो ब्रिटिशर्स गॉट वेरी अट्रैक्टेड टू दैट. जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर ना that during the British period, cotton belts of India attracted the British. Britishers को यहाँ की they found the cotton very good quality cotton, and ultimately cotton was exported to Britain. वहाँ कपड़े वहाँ बनाते थे, कॉटन यहाँ से लेके जाते थे. Imagine what a fate of Indians, what a fate of India. इतना कुछ करने के बाद भी कॉटन बेल्ट्स जो हमारे हैं, कॉटन की जो खेती हमारे यहाँ हो रही थी, वो सारा ब्रिटिशर्स ले जा रहे थे. आप ये सोचिए, हमारे यहाँ भी तो कॉटन के कपड़े बन रहे थे. वी वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग कॉटन गुड्स. हमारे यहाँ कॉटन की कितनी कमी हो जाती होगी. वी माइट बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रोक्योरिंग कॉटन, क्योंकि सारा तो ब्रिटिशर्स उठा के ले जा रहे हैं. तो रॉ मटेरियल दे वर टेकिंग फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. इंडिया लेके जाते थे, एंड कहाँ लेके जाते थे? दे टुक आवर कॉटन. वहाँ पे उनकी बड़ी इंडस्ट्रीज थी. आज भी सम ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी कॉटन क्लोथ्स कम फ्रॉम दीज प्लेसेस. प्लीज रिमेंबर द प्लेसेस: मैनचेस्टर एंड लिवरपूल. कॉटन प्रोड्यूसिंग cities from Britain. कॉटन क्लोथ बेस्ट क्वालिटी. तो अब ये जो अच्छा वाला कॉटन हमारे यहाँ से ये लेके जाते थे. द ब्रिटिशर्स टुक द गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, फुलफिल्ड देयर ओन रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे. एंड इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा. वी हैव ऑल रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट. चंपारण के बारे में तो वी हैव ऑलरेडी रेड, जो कि कब शुरू हुआ था? 1917 में शुरू हुआ था बिहार में. ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट जो कि 1917 में बिहार में शुरू हुआ था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी बिग थिंग्स जिससे कि ब्रिटिशर्स वेयर ट्रबलिंग द इंडियंस अ लॉट. नील चाहिए थी, वो बड़ा बुर्राक सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनते थे. तो इन सफ़ेद कपड़ों को सफ़ेद रखने के लिए दे नीडेड ब्लू. आज तो बहुत केमिकल्स आ गए हैं, रॉबिन लिक्विड ब्लू एंड ऑल दैट. वाइट कपड़ा कितना चमकता है ना. तो ये सब कब शुरू हुआ? दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स, उस वहाँ के जो फार्मर्स थे, इंडिगो ग्रो करना पड़ता था उनको. दे हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड. विच वॉज लोकेटेड, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे थी? इट वॉज लोकेटेड इन ब्रिटेन. नाउ वॉट हैपेंड कि दे वेर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स. इंडिगो की खेती करेंगे, ब्रिटिशर्स को इंडिगो चाहिए, दाल चावल खाना है, नील तो खाएंगे नहीं ना. दे आर नॉट गोइंग टू, वी आर, नो बडी कैन कंज्यूम इंडिगो एंड सस्टेन देमसेल्व्स. तो आता था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नीडेड को इंडिगो की ज़रूरत थी, लेकिन दे वेर फोर्सिंग द पीपल इन चंपारण. अब ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस वाज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ब्रिटिशर्स यहाँ का गुड्स उठा के एंड दे वेर टेकिंग इट टू ब्रिटेन. अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे. इंडियंस के बारे में तो उनको सोचना नहीं था. दे वेर ओनली कंसर्न विद द प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री. क्या चाहिए था? मनी मनी मनी. दैट वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड. सो दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स. एंड कितना प्रॉब्लम था ग्लोबलाइजेशन में, स्पेशली व्हाट हैज हैपेंड, प्लीज अंडरस्टैंड. 1990s के बाद टाइम पीरियड समझने की कोशिश करो. आज की डेट में द इंडियन फार्मर्स आर पोज टू न्यू चैलेंजेस. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. ठीक है, इतने अभी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन सच अ लार्ज स्केल, माय डियर स्टूडेंट्स. डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर, हम क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं? जर्सी, राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, अभी पहले हम पढ़ चुके हैं. वी हैव सीन इन द प्रीवियस टॉपिक्स
and spices. लेकिन आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में हमारा क्यों नहीं हम जम पा रहे? Why we are unable to establish ourselves in the international market? एग्रीकल्चर में हम इतना पिछड़े हुए क्यों नजर आ रहे हैं? This is a wrong thing and we need to look into it. इसमें हमको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है? Our agricultural products are not able to compete with the developed countries. क्या है प्रॉब्लम? ठीक है, अभी I'll show you the, ठीक है, अभी I'll show you these paper cuttings also. अब देखो क्या है, just see where the problem is lying. हमारे farmers कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? It is the highly subsidized agriculture in those countries. फार्मर्स के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, इन द फॉरेन कंट्रीज द गवर्नमेंट्स आर टेकिंग ऑल द बर्डन. खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, वहाँ के लोगों को खाली खेती करनी है. पैसा जितना भी इन्वेस्ट करना होता है ना, द गवर्नमेंट इज डूइंग दैट. बिलीव मी चिल्ड्रन, दैट्स द फैक्ट. गॉट इट? ये देखो यहाँ पे ना कुछ सम, अब ये देखो यहाँ पे क्लोनिंग, वो वहाँ पे एग्रीकल्चर इज वेरी एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं वो. जस्ट सी, लुक एट दिस. क्या है? टिश्यू कल्चर ऑफ टीक क्लोन्स. टीक प्लांट बहुत महंगा होता है. टीक वुड जो होता है ना, आई मीन द पीपल हु हैव गॉट द मनी, वो अपने घरों में लकड़ी का जो काम कराते हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस एंड फॉर सम अदर पर्पस, उसमें दे आर नीडिंग लॉट ऑफ टीक. तो टीक प्लांट्स बहुत कम बचे हैं. टीक प्लांट्स को ज़्यादा इनकरेज करना है, टीक प्लांट्स को ज़्यादा ग्रो करना है. फॉर दैट पर्पज व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डेवलपिंग टीक का क्लोन्स. क्लोन्स मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. तो आज क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर, इट इज फेसिंग a lot of problems. Indian agriculture is finding its the crossroads. बिल्कुल एक चौराहे पे खड़े हैं. स्टैंडिंग एट दी फाइंडिंग itself as at the crossroads. crossroads का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे रास्ता कट रहा है ना. सो इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टैंडिंग हियर. किस तरफ जाएं? Which place to go, which side to go? इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन ये हो गई है. एग्रीकल्चर वी वांट टू बी सक्सेसफुल. टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल. एग्रीकल्चर में आखिर प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? When the farmers are investing so much of time, so much of money, still agricultural output जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है. We need to look into it. इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना पड़ेगा. Improvement of the condition of marginal and small farmers. ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जो किसान सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में अपना समय लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा. तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या हुआ? ग्रीन सुधार आया. देखो, दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच. ग्रीन रेवोल्यूशन से लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड. बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन उतना नहीं आया है जितना होना चाहिए. ओके, जस्ट सी इट. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन आज क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में भी आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज हो गई हैं. क्या अब कहा जा रहा है ना कि आज द लैंड कंडीशन हैज डिग्रेडेड. पहले की जो पैदावार हो रही थी, पहले के लोग जो कहते थे ना, दादा परदादा जो खाना खाते थे, हम वो खाना तो नहीं मिल रहा है हमको. एवरीथिंग इज सो मच एडल्टरेटेड, मिलावटी है. लैंड डिग्रेड हो चुका है, ओवर यूज हमने कर लिया. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. अरे जहर अगर सॉइल में डालोगे, वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आउटपुट.
तो जहर ही मिलेगा ना. You are spoiling the soil by putting in the insecticides and pesticides, and then you expect a healthy food. Come on, give me a break. Not possible. Land degradation इसी वजह से हुआ है. ओवर यूज ऑफ केमिकल. पानी के जितने भी सोते थे, ऑल द सोर्सेस ऑफ वाटर आर ड्राइंग. पानी इतना सारा चाहिए ना अभी एग्रीकल्चर के लिए. पहले थोड़े पानी, पहले तो क्या होता था, बारिश की पानी से ही पूरी खेती हो जाती थी. बट नाउ अ डेज, बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, लॉट ऑफ न्यू टेक्निक्स आर इन्वॉल्व, जिसमें लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. तो जो वाटर का ऑल्टरनेटिव सोर्सेस था, इट इज फिनिशिंग. बायोडाइवर्सिटी इज वैनिशिंग. एंड आज क्या है, वी नीड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स. गुड क्वालिटी सीड्स लेके अच्छी क्वालिटी का प्लांट्स ग्रो करना है, और उस प्लांट्स को इस तरह से ग्रो करना है कि आगे वाली जो प्लांट्स रहे वो हेल्दी होनी चाहिए. अभी क्या हो गया है, हम फूड इनटेक तो कर रहे हैं, वी हैव गॉट द सोर्सेज फॉर फूड इनटेक, लेकिन हेल्दी फूड इज लैकिंग. बिलीव मी चिल्ड्रन, दैट्स द फैक्ट. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत है. एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया है, बट इस ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना है हमको. We need to fulfill the losses that has been done because of the green revolution. कैसे हुआ, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी थोड़ा समझ लो. न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स हम इन्वेंट करते हैं. आई टोल्ड यू ना, पहले जहाँ पे 10 क्विंटल गेहूं हो रहा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ऑन द सेम लैंड वी कैन हैव 50 क्विंटल ऑफ व्हीट. यस चिल्ड्रन, दैट्स द फैक्ट. ऐसा ही होता है. पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड. नए तरीके का सीड जो है हम ग्रो करते हैं. अब क्या हुआ, आजकल क्या है, कुछ जीन मॉडिफाइड बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग तो फैशन में आ गया है. पीपल आर रिक्वायरिंग द ऑर्गेनिक फूड. बहुत इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला खाना खा लिया. नाउ इट्स अ रेवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इज गोइंग ऑन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज गोइंग ऑन. देखो, मच इन वोग टुडे. वोग मीन्स फैशन. ठीक है, फैक्ट्री मेड केमिकल्स नहीं यूज होता है. फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल किए बिना खेती की जाती है. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रोइंग हेल्दी फूड. और इससे क्या होता है, वी आर नॉट अफेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी. जो प्लांट्स नेचुरल तरीके से ग्रो होते हैं वो हमारे को नेचुरली फायदा भी तो करेंगे. इट विल समहाउ एंड समवेयर बेनिफिट अस ऑन अ लार्ज स्केल. So we need to see and we need to understand how do we promote this genetic engineering, this genetic way of growing and natural way of growing the plants. Okay? अब जब हम ये देख रहे हैं, heavy pesticides, insecticides use तो कर लेते हैं, लेकिन it is very harmful. Believe me children. Globalization पड़ा है हमारी धरती पे, एंड द होल लैंड हैज डिग्रेडेड. इसको सही करना बहुत जरूरी है. इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, इसका इस्तेमाल तो रोकना ही पड़ेगा. एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सारी ही कंट्रीज इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं. फ्यू इकोनॉमिस्ट दे आर थिंकिंग कि इंडियन फार्मर्स हैव अ वेरी ब्लीक फ्यूचर. आने वाले दिनों में वो कुछ नहीं कर पाएंगे.
अगर if they are continuing growing the food grains, ठीक है, on the holdings that grow smaller and smaller as the population, छोटी सी जमीन पे उतना ही खेती करते चले जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, एंड इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज 833 मिलियन 2011 में. ठीक है, जस्ट लुक एट दिस डेटा. ये डेटा आपको देना पड़ेगा कि इंडियन फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या है. लुक एट द राइज इन द पॉपुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स. So when we see this population rise, we understand, children, that about 833 million 2011, the population that was there, it is depending upon 250 million hectares of agricultural land. कितना कम agricultural land है, and look at the number of the way it has increased. The number of people have increased. The way population has increased. कुछ तो करना पड़ेगा. We need to do something and we need to plan certain actions. If we do not in the coming years and in the coming days, the increasing population will lead towards a scarcity in the food. We have already started. Look at the way the cost of the goods have increased. It is because the population is increasing on a very large scale, but the production is not increasing to that extent. Production also has to increase. So, Indian farmers have to diversify the cropping pattern from they have been growing cereals, दाल चावल जहाँ खेती कर रहे हैं, they need to grow high value crops. ऐसे क्रॉप्स ग्रो करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले. ओके, एंड फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, biodiesel crops like jatropha, jojoba, these crops need to grow on a high scale, and it is much less irrigation than rice or sugarcane. बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है. डाइवर्स क्लाइमेट दैट इज़ देयर इन इंडिया, वी कैन ग्रो सच क्रॉप्स विच कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. We are already doing that, but then we need more involvement of the farmers on a large scale. Got it, children? Now, children, when we are seeing these paper cuttings, some paper clips are here where the concern for crops and its growth is mentioned. 11th plan that has been made, it is focusing on farming, and farming needs to improve, farming needs to be in a different manner, and 11th plan में इस चीज़ के बारे में कहा गया. And you know, the media is very much responsible for bringing people. लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके लिए मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. ठीक है, मोर फूड ग्रेन्स नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज वर्ल्ड फूड डे. देखो, दिस इज अ क्लिपिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर 16 अक्टूबर 2006. हो सकता है आपके बुक में कोई और दिया हो, लेकिन the media and the newspapers have always been very alert on talking about the growth of agriculture in all the fields, in all the manners, how agriculture can be brought into a change. What are the steps that can be taken by the government? आखिर खाली बात करने से नहीं होगा. Just see, प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन. आखिर हमें खाने की ज़रूरत है. वी नीड प्रॉपर फूड विच वी आर नॉट गेटिंग. सो वी नीड टू प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन्स, एंड द थीम इज दैट इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी.
फूड सिक्योरिटी के लिए एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. गॉट इट? दैट इज रिक्वायर्ड. नाउ ये देखो सबसे बड़ा जो आई मीन विच इज़ वेरी आई मीन क्या वर्ड यूज़ किया जाए, अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है कि फार्मर्स हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द फूड ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द कंट्री. ऐसे फार्मर्स को अगर सुसाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है, दिस इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट. The needs of farmer, the seeds of farmers suicides, deaths keep pace with rising indebtedness. क्या होता है ना, फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते हैं, वो कर्जा लेते हैं. जस्ट सी, दिस इज द मेन रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द फार्मर्स. सो गवर्नमेंट अब बाकी की कंट्रीज क्या करती है ना, फार्मर्स को तो दे इन देयर budget they give lot of money for the farmers welfare and for the farmers development. Most of the countries in the world they are taking care. वो subsidized rate means कोई any seed machine ट्रैक्टर 10,000 का है, 8,000 रुपये फार्मर, 8,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, 2,000 रुपीज़ द फार्मर गिव्स. यस, दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स. इंडिया में वी आर नॉट डूइंग दैट. ये लेकिन हमको करना चाहिए. वी शुड डू इट, टेक केयर ऑफ दिस. ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्रॉप फेलियर हो जाता है, प्राइस क्रैश एक्ट एज ट्रिगर्स. जो चीज़ें मार्केट में 50 रुपीज़ की मिलती हैं, 80 रुपीज़ की मिलती हैं, सडनली प्राइसेस बढ़ जाते हैं ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. तो फार्मर्स आर अनेबल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट. फार्मर्स की प्रॉब्लम हो जाती है. आप समझो कि प्राइसेस क्रैश एवरी टाइम अ सर्टेन क्रॉप फेल्स और कमोडिटी प्राइसेस क्रैश and it is creating problem for the farmers. Certain center eases imports to check price. Import बाहर से जो सामान आ रहा है, center has to keep a क्या, because what is happening is we need to keep a check on the goods that are coming from outside. बाहर से जो goods आ रहे हैं, that is capturing our market. तो अपने मार्केट पे अगर हम इम्पोर्टेड गुड्स डंप करेंगे, इफ वी आर डंपिंग द इम्पोर्टेड गुड्स इन द मार्केट, दैट इज नॉट डन. वो सही नहीं है. ओके, अब जस्ट सी, डाइवर्सिफाई योर डाइट फॉर अचीविंग बेटर न्यूट्रिशन. खाना मिलना चाहिए for health and development. Health के लिए, development के लिए, food requirements needs to be changed. Okay children, so here we come to the end of today's video children. Next video we will be discussing the question and answers. Okay children, this we will be discussing the question answers. Further we'll be starting the next chapter. Till then children, thank you so much and all the best to you.